वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन 1946। इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है। हर एग्जाम में प्रश्न आते हैं यहाँ से। तो कैबिनेट मिशन, इसके साथ ही भारतीय स्वतंत्रता का जो इतिहास है, फ्रीडम स्ट्रगल है, उसमें भी यह एक माइलस्टोन का काम करता है। एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और भारतीय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। तो इसके बारे में हम A to Z हर एक चीज़ को जानेंगे। इसके साथ ही जब पॉइंट को डिस्कशन करेंगे तो क्या ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं, उससे भी हम लोग डिस्कशन करते हुए चलेंगे। तो फरवरी 1946 में लेबर पार्टी, कौन सी पार्टी साथ ही याद रखिए, लेबर पार्टी, ये प्रश्न पूछा जाता है। लेबर पार्टी के नवनिर्वाचित नेता क्लीमेंट एटली, इसका पूरा नाम है, ने भारतीय नेताओं से अनौपचारिक स्तर पर बातचीत करने के लिए एक संसदीय दल कैबिनेट मिशन को भारत भेजने का निर्णय लिया। तो आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा, जब कैबिनेट मिशन भेजा गया, ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की। और उस पार्टी की जो नवनिर्वाचित नेता यानी प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन को भेजा था। क्लीमेंट एटली की पार्टी का नाम क्या था? लेबर पार्टी। और इसे कैबिनेट मिशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके जो 3 मेंबर थे, कितने मेंबर थे साथियों? 3 मेंबर, और तीनों ब्रिटिश जो कैबिनेट थे उसके मेंबर थे, यानी ब्रिटेन की संसद के ये सदस्य थे। इसीलिए इसका नाम कैबिनेट मिशन रखा गया। कैबिनेट के मेंबर थे। और यह मिशन जब भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को यह मिशन भारत पहुंचा। मिशन के जो सदस्य थे, तीनों का नाम जान लें। सर स्टेफेन क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर और सर पैट्रिक लॉरेंस, ये 3 मेंबर थे कैबिनेट मिशन के। तो कैबिनेट मिशन में कुल कितने मेंबर थे आपसे पूछा जाएगा? तो 3 मेंबर थे। और इसके अध्यक्ष अगर पूछा जाएगा, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो सर पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। यहाँ से 2 प्रश्न बन सकते हैं। पहला, कैबिनेट मिशन भारत कब पाया? 24 मार्च 1946 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? सर पैट्रिक लॉरेंस। इसका जो अध्यक्ष थे पैट्रिक लॉरेंस, उन्होंने कहा कि ये जो मेरा ऑब्जेक्टिव है कैबिनेट मिशन का, उद्देश्य है वो यह है, इसका उद्देश्य भारत के लिए संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र एक कार्य प्रणाली तैयार करना और अंतरिम सरकार हेतु आवश्यक प्रबंधन करना है। यानी जो कैबिनेट मिशन था, इसका 2 उद्देश्य था। पहला, संविधान भारत का किस प्रकार तैयार होगा, इसके बारे में प्लान करना। दूसरा, जो कि भारतीयों का द्वितीय विश्व युद्ध के समय से ही मांग था, एक अंतरिम सरकार का गठन, उस अंतरिम सरकार के बारे में विचार विमर्श करना। 2 मेन ऑब्जेक्टिव था। पहला, संविधान और संविधान कैसे तैयार होगा, एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, इसके संबंध में भारतीय नेताओं से बातचीत करना था पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य था भारत की व्यवस्था को देखने के लिए भारतीयों के द्वारा ही बने एक अंतरिम सरकार का गठन करना। दूसरा इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, दूसरा मुख्य उद्देश्य था। अब इसकी जो मुख्य प्रावधान थे, इसको हम लोग देख लेते हैं एक पॉइंट करके। इसने कौन कौन से प्रावधान शामिल किए थे अपने इस मिशन के तहत। पहला, मुस्लिम लीग का जो पृथक पाकिस्तान का मांग था कि अलग पाकिस्तान देश बने, उसे अस्वीकार कर दिया और स्वीकृत कर दिया कैबिनेट मिशन ने। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। कैबिनेट मिशन ने पृथक पाकिस्तान के मांग को अस्वीकार कर दिया था। ब्रिटिश भारत, इसके अलावा दूसरा पॉइंट था, कहा कि ब्रिटिश भारत और जो देसी राज्य हैं, देसी रियासत है, उनको मिलाकर एक संघ का निर्माण किया जाएगा, अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। पहले क्या था कि देसी राज्य स्वतंत्र थे और ब्रिटिश प्रांत पे ब्रिटिश का शासन था, लेकिन अब कहा गया नहीं, ब्रिटिश प्रांत यानी ब्रिटिश भारत और देसी रियासत, देसी राज्यों को भी मिला दिया जाएगा, दोनों को जोड़कर एक संघ का निर्माण किया जाएगा जो अखिल भारतीय संघ होगा। और संघ के पास कौन कौन से अधिकार होंगे? रक्षा, विदेश और संचार, ये 3 अधिकार रहेंगे सेंटर के पास। और बाद बाकी मामलों में प्रांतों को स्वायत्तता दी जाएगी। इसके अलावा कहा गया संघ की जो कार्यपालिका शक्ति बनेगी, उसका जो विधानमंडल बनेगा, इसमें ब्रिटिश भारत और रियासत दोनों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। और इसके साथ यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ याद रखिएगा, कहा कि विधानमंडल में कोई भी प्रस्ताव तभी पारित होगा
सांप्रदायिक मुद्दे वाला कोई प्रस्ताव तभी पारित होगा जब दोनों संप्रदाय यानी हिंदू और मुस्लिम के जो प्रतिनिधि हैं वो अलग अलग मत देकर उसका समर्थन करें। यानी अगर कोई विधेयक सदन में आता है तो उसे बहुमत से सिर्फ पारित नहीं किया जाएगा, नहीं, हिंदुओं में उसे अलग से पारित करना होगा हिंदू समुदाय के बीच, फिर मुस्लिम जो प्रतिनिधि हैं, मुस्लिम जो विधायक हैं या सांसद है उनके बीच अलग से पारित करना होगा। यानी एक तरह से यहाँ पे कह सकते हैं कम्युनल चीज़ को बढ़ावा दिया गया। बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाना था, लेकिन नहीं, यहाँ मुस्लिम अलग से पारित करेंगे, हिंदू अलग से पारित करेंगे, यानी यहाँ पे क्लैश होना निश्चित था। तो ये इसका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान क्या कर दिया गया था जो कि भारतीय दृष्टिकोण से अच्छा नहीं था। इसके साथ ही कहा गया केंद्रीय विषयों को छोड़कर प्रांत जो विषय थे संघ बना गया, केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो इसमें कहा गया कि केंद्रीय विषयों जो कि केंद्रीय सूची में जो विषय हैं छोड़कर सभी मामलों में प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त होगी, लेकिन जो अवशिष्ट शक्तियां हैं यानी जो केंद्र सूची में भी नहीं है, राज्य सूची में भी नहीं है, तो वो कहाँ जाएंगी? तो अवशिष्ट शक्तियां जो होगा रेसिडुअल पावर वो सेंटर के पास रहेगा, केंद्र सरकार के पास रहेगा अवशिष्ट शक्तियां। ये प्रावधान था। इसके साथ ही जो प्रांत थे उसको ग्रुप में या समूह में बांट दिया गया, अलग अलग ग्रुप में बांट दिया गया। तो देखते हैं किस ग्रुप में क्या था। तो जो ग्रुप क था, समूह क, उसमें हिंदू बहुमत वाले, जहाँ पे हिंदुओं की आबादी अधिक है, 6 प्रांत, कुल कितने प्रांत? 6 प्रांत। कौन कौन से? तो याद रख लीजिए, मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार और उड़ीसा। ये 6 प्रांत को समूह क में रखा गया। और ये कैसे प्रांत थे? हिंदू बहुमत वाले प्रांत थे। इसके साथ ही समूह ख में मुस्लिम बहुमत वाले, समूह ख में मुस्लिम बहुमत वाले 3 प्रांत। तो मुस्लिम बहुमत वाले कितने प्रांत थे? 3, और हिंदू बहुमत वाले 6। इसे आप लोग याद रखिएगा। अब देख लेते हैं कि मुस्लिम बहुमत वाले प्रांत में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। इसमें पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र थे। पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र समूह ख में थे, जो मुस्लिम बहुमत वाले क्षेत्र थे। जो बंगाल और असम था, इसको मिलाकर समूह ग, ग्रुप ग नाम दिया गया, या इसको सी भी बोल सकते हैं, ग्रुप सी। इसके अलावे जो मुख्य आयुक्त का क्षेत्र घोषित किया गया, कुछ क्षेत्रों को, जिसमें मुख्य रूप से शामिल थे दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग। ये 3 क्षेत्र जो थे इसे शामिल किया गया था चीफ कमिश्नरी के प्रांत, मुख्य आयुक्त के प्रांत के क्षेत्र में इसे शामिल किया गया। इसके अलावा समूह क में दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, जैसे कि मुख्य आयुक्त के प्रांत दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ और कुर्ग थे। ये यहाँ पे शासन किसका था? मुख्य आयुक्त का, चीफ कमिश्नर का। लेकिन इसका जो ग्रुप जो बनाया गया था, इसको भी ग्रुप ए में रखा गया था, यानी समूह क में रखा गया था। तथा जो बलूचिस्तान था, बलूचिस्तान को फिर अलग से ख में रखा गया था, यानी इसको हिंदू बाहुल क्षेत्र में शामिल किया गया था और इसको मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में शामिल किया गया था समूह ख में। संविधान सभा का जो गठन होना था, कहा गया था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, यानी भारतीय जिनकी जो वयस्क हैं वो वोटिंग करेंगे, प्रत्यक्ष चुनाव होगा। लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया और कहा कि इसमें काफ़ी समय लगेगा, इसीलिए संविधान सभा का जो गठन होगा वह वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं होगा, वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं होगा, बल्कि प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य प्रांत से चुने जाएंगे और जो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे, यानी प्रांतों के जो विधायिका में जो मेंबर थे, प्रांतों में जो चुन कर आए थे पिछले चुनाव में, वही लोग चुनेंगे। जिस प्रकार हम लोग देख सकते हैं आज का जो राज्यसभा का चुनाव होता है, राज्यसभा के चुनाव में क्या होता है कि जो राज्यों के विधायक होते हैं वही अपने जो राज्य की जितना उनका कोटा रहता है उसे चुनकर सदन में भेजते हैं, राज्यसभा में भेजते हैं। बस उसी तरह आप समझ सकते हैं उस समय सभी राज्य जिनकी जनसंख्या के अनुसार उसे सीट दी गई, मान लीजिए किसी राज्य की जनसंख्या 50 लाख है
और 10 लाख पर एक मेंबर को भेजना है। तो वो कितने मेंबर भेजेंगे? 50 लाख वाले राज्य 5 मेंबर। तो ये 5 मेंबर को वहाँ के जो विधायक है, सदन के सदस्य या प्रांतीय विधानसभा के, वो 5 लोगों को चुनकर भेजेंगे विधानसभा के सदस्य, संविधान सभा के सदस्य बनने के लिए। और इसका चुनाव कैसा होगा? अप्रत्यक्ष होगा। कैबिनेट मिशन ने इसके अलावा एक अंतरिम सरकार के गठन का भी सुझाव दिया गया था, जो बहुत पुराना मांग था। इस प्रकार अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव किसने दिया? कैबिनेट मिशन ने। आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा, कितनी जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुने जाने का प्रावधान था? तो 10 लाख। तो अभी हम लोग देख रहे थे कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन से संबंधित सभी प्रश्नों को डिस्कशन करने के बाद उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। इसी प्रकार अगर आप एवरीडे वीडियोज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि आपको वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विथ एग्जाम फाइटर नंबर 1। हैव ए नाइस डे टू ऑल।